हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसीलिए हमने इसको दो पार्ट्स में इसकी वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम पहले वीडियो बना दें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम वो वीडियो अपलोड कर सकें। और इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमने उसे डिवाइड बस दो पार्ट्स में कर दिया है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब क्या होता है और कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, कैसे हम पॉलिनोमियल में वैल्यू निकाल सकते हैं वेरिएबल की, ये सब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, देखो इसको हम तोड़ लेते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग होती है। अब पॉली मतलब मोर देन वन, ठीक है, पॉली मतलब क्या हो गया, मोर देन वन, या फिर मैं कहूँ मैनी, ओके। और नोमियल मतलब होता है टर्म, यानी एक से ज़्यादा अगर टर्म होगी तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, अगर मैं लिखती हूँ लेट्स से 2y, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमारा ये क्या है वेरिएबल है वो है y। आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिया होगा अगर किसी एक्सप्रेशन में तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका y। देखो अब अगर मैं बात करूँ कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, ये तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों है, देखो पॉलिनोमियल की मैंने आपको बताई एक जो मेन कंडीशन है वो क्या होती है कि जो ये वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए ना वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है ना, 1 क्या है, 1 एक होल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं सिर्फ लिख देती हूँ 5 या फिर -5, ठीक है, लेट्स से मैंने -5 लिख दिया है, अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑल्दो ये एक नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल टर्म्स में कहूँ तो एक नेगेटिव इंटीजर भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है ना। लेकिन अगर यहाँ मैं कहूँ लेट्स से हमने वेरिएबल कंसीडर किया है x, तो इसकी पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 तो हो सकती है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो यानी x की पावर 0 या फिर a की पावर 0 या कुछ भी वेरिएबल आप कंसीडर कर रहे हो तो उसकी पावर 0 तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी ना। अब इसकी पावर 0 है, अब जब किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल, यानी इसके साथ 1 तो मल्टीप्लिकेशन में है ही। अब -5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो बात तो एक ही आएगी, क्या आएगा, -5 ही आएगा हमारे पास, है ना। तो बस ये वाला जो 1 है इसे मैंने ऐसे लिख दिया, इस टर्म में लिख दिया कि x की पावर 0। और किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी, लेट्स से 2 की पावर 0 है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, उसका मतलब होता है 1। किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है। अब 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है। और पॉलिनोमियल की जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि जो पावर होगी, या फिर पावर को हम और क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर पावर या एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है
कि 0 1 2 3 करके तो है, ठीक है, ये एक होल नंबर्स हो गए। ऐसा नहीं कि इसकी पावर -1 हो या फिर रैशनल फॉर्म में हो 1/2 हो तो भी हम इसको पॉलिनॉमियल ही कंसीडर करेंगे। इसके मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बता रही थी कि अगर पावर -1 रैशनल नंबर या होल नंबर के अलावा कुछ भी और होगी ना, इंटीजर होगी या रैशनल नंबर होगी या इरैशनल नंबर होगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ उसे पॉलिनॉमियल कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ x + 1/x, ठीक है, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? इसे हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x रहेगा प्लस 1/x है। अब ये x नीचे आ गया। अब जब भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर नीचे होता है तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x नीचे है तो -1। ऐसे ही अगर होता x² + x³ + 1/x4 तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते x² + x³ + 1/x4। हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, x ऊपर इसकी पावर क्या दी हुई है 4, तो यानी ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने फ़िलहाल इसमें क्या लिखा, x की पावर 1 देन x की पावर -1, यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ है -1। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनॉमियल होगा उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उन सब की पावर क्या होनी चाहिए, उन सब की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 है और -1 है, -1 एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो यानी ये तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, 3 है और -4 है। 2 और 3 तो होल नंबर्स हैं, लेकिन -4 होल नंबर नहीं है, एक नेगेटिव इंटीजर है। अब एक नेगेटिव इंटीजर है तो यानी ये जो पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है 8 इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट से लिखा हुआ है √x + 4, ठीक है। अब √x + 4, अब रूट वाले नंबर को हम कैसे लिखते हैं पावर की फॉर्म में, x रूट है तो कैसे लिखेंगे 1/2 + 4। अब देखो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है यहाँ पे हाफ। अब हाफ क्या होता है, हाफ एक रैशनल नंबर होता है। अब हाफ एक रैशनल नंबर है तो यानी ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुआ था ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ऐसे ही मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको, √x + 4, लेट से आपको दिया है √y + 4y + 8, ठीक है। अब देखो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले तो कैसे लिखेंगे इसको पावर फॉर्म में, क्यूब रूट दे रखा है यहाँ पे तो y की पावर 1/3, ठीक है, प्लस 4y + 8। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या पावर्स हैं, एक तो 1/3 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी y की पावर 0 एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो y की पावर हो गई 0। अब y की पावर्स क्या क्या हैं, एक तो y की पावर है हमारे पास 1 0 एंड 1/3। अब 1/3 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ये एक होल नंबर नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो एक पॉलिनॉमियल भी नहीं होगा, यानी जो टर्म मैंने लिखी हुई है यहाँ पे ये एक पॉलिनॉमियल नहीं होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल मतलब क्या होता है और कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट और कांस्टेंट सुन के घबराना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको फटाफट से पता लग जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। देखो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल मतलब होता है, लेट से मैंने ये की एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है, लेट से एक ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप देखो वेरिएबल कितना दिया है, वेरिएबल जो है अलग अलग है या कोई एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x, वेरिएबल कुछ नहीं होता सिर्फ, यानी जो भी एक्सप्रेशन में आपको अल्फ़ाबेट दिया होगा उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x, ठीक है, यानी ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये क्या हो गई, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब देखो हमने और क्या कंडीशन देखी थी पॉलिनॉमियल की कि पावर्स
होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे दिख भी रही है 3, 2, 1 और x की पावर 0, ठीक है। तो यानी ये एक पॉलिनॉमियल है और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म्स हैं, तो आप कैसे बताओगे? 1, 2, 3 और 4। तो इस पॉलिनॉमियल में हो गए 4 टर्म्स। अब मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, 2x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। अब बताओ ये क्या पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है? अब मैंने आपको बताया था कि कोई एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल में, क्योंकि वन वेरिएबल आ रहा है ना। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है x और यहाँ से y भी है, देखो, है ना। तो एक हो गया x और एक हो गया y, तो यानी ये हो गया पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल। ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल नहीं है, तो यानी ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ऑल्दो ये पॉलिनॉमियल है, क्यों? क्योंकि देखो सारी जो पावर्स हैं वो क्या है? होल नंबर्स में है, तो हम इसे पॉलिनॉमियल कहेंगे, लेकिन ये पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल है, इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो उसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, -x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 8। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 4x³ प्लस x² प्लस 8 प्लस 4x, ठीक है। अब देखो हमें बताना है कि इसमें कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो जो वेरिएबल के साथ में नंबर दिया होता है ना, वेरिएबल के जो साथ में नंबर होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट। और जो ऐसे बिना वेरिएबल के यहाँ पे रखा हुआ होता है एक एक्सप्रेशन में, जो बिना वेरिएबल के नंबर लिखा होता है, या फिर मैं कहूँ जो x की पावर 0 के साथ होता है, वो होता है हमारा कांस्टेंट। बेसिकली ये वाला मत समझो आप कि x की पावर 0 के साथ जो होता है उसे, क्योंकि आप ढूंढने लग जाओगे कि x की पावर 0 तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट तो कुछ नहीं है। तो सिंपल आप ये याद रखना कि कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता। किसी भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या होगा? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होगा। तो अगर हम देखें कि x³ का अगर मैं आपसे पूछूं x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के साथ क्या है? सिर्फ माइनस का साइन दिया हुआ है, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। तो यानी कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ माइनस का साइन है, तो कोई नंबर नहीं लिखा, तो उसका मतलब 1 एग्जिस्ट वहाँ पे करता ही है। तो यानी x³ के साथ का कोफिशिएंट हो गया -1, ठीक है। अब x² के साथ क्या कोफिशिएंट है? इस वाले एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। x² के साथ कोफिशिएंट हो गया 2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 2 होगा। अब ऐसे ही ये वाली टर्म देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 4। देखो यहाँ पे -x³ दिया हुआ था, तो ऐसा नहीं करेंगे कि माइनस छोड़ के सिर्फ 1 ही लिख देंगे, साइन के साथ हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे -4x होता है ना, अगर यहाँ -4x आपको दिया होता तो मैं क्या लिखती? कोफिशिएंट ऑफ x में लिख देती -4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था तो हम लिखेंगे +4। अब यहाँ पे कांस्टेंट बताओ क्या है? कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे है कांस्टेंट -8, क्योंकि साइन उसके आगे वाला देखेंगे तो आगे वाला साइन क्या है? माइनस का है, तो कांस्टेंट हो गया -8, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं इस वाले। अब इसमें फटाफट से बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या है? x³ का कोफिशिएंट हो गया 4। x² का कोफिशिएंट क्या है? कोई नंबर नहीं लिखा, यानी 1 तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो इसका हो गया 1। अभी सीधा यहाँ पे देखो 8 आ गया है, तो 8 क्या है? क्या 8 x का कोफिशिएंट है? नहीं है, 8 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, यानी 8 क्या है यहाँ पे? 8 हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। तो इस तरह से बीच में भी लिखा हो सकता है कांस्टेंट, ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही लिखा होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वो होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हो, ठीक है। तो अब 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा, तो इसलिए 8 हो गया हमारा कांस्टेंट। अब ये है 4x, यानी x का कोफिशिएंट हो गया 4,
ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक दो और एग्जांपल्स लेके और क्लियर कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हम फटाफट से पता लगाएंगे कि किस वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है और उस एक्सप्रेशन में क्या हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर नहीं लिखा यानी 1 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास यहाँ पे, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, नंबर 2, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट बताओ यहाँ पे क्या है, तो देखो कांस्टेंट के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ जो विदाउट वेरिएबल लिखा हो। मैंने क्या बताया आपको कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिया, कोई भी टर्म ऐसा हमें नहीं दिया जो बिना वेरिएबल के लिखा हो, तो यानी +0 यहाँ पे तो होगा ही। तो यानी हम क्या लिख देंगे अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो देखो इसमें कांस्टेंट है 0, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं लिखा हो, अगर बिना वेरिएबल के कोई भी टर्म नहीं दिया हो तो कांस्टेंट हम 0 लिखेंगे उस केस में। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। अब y स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर नंबर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y बताना है आपको। जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके कोफिशिएंट होते हैं, यानी हर एक टर्म में ना, हर एक टर्म का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। हर टर्म का कोफिशिएंट होगा उसके साथ। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 था, यहाँ देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ यानी सिर्फ माइनस का साइन है तो -1, यानी हर टर्म, जितनी भी टर्म्स हो, 10 हो, 12 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा। अब यानी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हमने लिख दिया 3। अब कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y हो गया आपके पास नंबर 5। देखो अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए ना कि कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 0 क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ y 0 क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, जो कांस्टेंट है वो ही y 0 होगा। क्यों, क्योंकि y 0 मतलब मैंने क्या बताया है, किसी की भी पावर 0 तो यानी वो 1 होता है। यानी यहाँ कोई भी नहीं वेरिएबल दिया, तो कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ तो यानी 1 एग्जिस्ट करेगा ही। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 0 क्या हो गया, 7। और अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट भी आपका यही होगा। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो गया 7, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बताओ मुझे कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, सिर्फ माइनस का साइन दिया हुआ है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया आपका -1। अभी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फटाफट से लिख लेते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया, उसके साथ 4 दिया हुआ है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया 4। अभी कोफिशिएंट ऑफ x बताओ फटाफट, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया आपके पास 7, ठीक है। अगर यार यहाँ पे माइनस लिखा होता तो हम क्या लिखते, कोफिशिएंट ऑफ x इज -7, यहाँ माइनस लगा देते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं फिर से यहाँ पे आपसे पूछूँ कोफिशिएंट ऑफ x0 बताओ क्या होगा, तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x0, जो कांस्टेंट होगा वो ही कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज -2 और कांस्टेंट भी वही होगा जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 होगा, यानी ये भी होगा -2, ठीक है। तो ये था कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, कि कितने तरह के पॉलिनॉमियल्स हमारे पास होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक नंबर लिखा हो, लेट से 2 या फिर -5 या फिर 7, ये भी एक पॉलिनॉमियल ही है, ठीक है। ये पॉलिनॉमियल्स कैसे हैं, इसके साथ देखो x की पावर 0 या फिर यहाँ पे मैं y वेरिएबल कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे मैं z वेरिएबल कंसीडर कर लूँ, तो हर किसी के साथ
ज़ीरो पावर वाला वेरिएबल तो होगा ही, यानी ये भी क्या है, सारे पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता, सिर्फ ये नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, तो उसको भी मैं कह रही हूँ कि वो पॉलिनोमियल है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होंगे ना, जहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा हो, जहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिखा हो, तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये इस तरह वाले पॉलिनोमियल कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर मैं लिख देती हूँ ज़ीरो, अब ज़ीरो क्या है, क्या ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है, उसको हम पढ़ेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो यानी ज़ीरो क्या है आपका, ज़ीरो जो नंबर है वो होता है एक ज़ीरो पॉलिनोमियल। और जैसे अगर सिर्फ सिंपल ऐसे ये लिखे हो, नंबर्स लिखे हो, तो उनको हम क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ऐसा नहीं है आपको ऐसे लगे कि भाई ये क्या पूछ लिया हमसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो अगर सिर्फ नंबर्स दिए हो तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर ज़ीरो दिया होगा तो उसे ज़ीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल या ज़ीरो पॉलिनोमियल सुन के घबराना नहीं है, कोई अजूबा वाले टर्म्स नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं कि जो सिंपल सिर्फ नंबर लिखे होते हैं उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर ज़ीरो लिखा है तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या क्या होते हैं, तो देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इजी भी है इसे याद करना। मैंने आपको बताया था कि नोमियल मतलब होता है, क्या होता है नोमियल मतलब, टर्म। क्या था नोमियल मतलब, टर्म। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल में तीन मैंने आपको नए बताए हैं, क्या क्या है वो, एक है मोनोमियल, ठीक है। अब इसमें देखो मोनो मतलब होता है वन, और नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म। यानी मोनोमियल आप याद कैसे करोगे, मोनो मतलब वन, तो यानी जो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोनोमियल। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लेट्स से 2x - 5y 7z। तो देखो सिर्फ सिंगल टर्म्स दिए हुए हैं, तो ये सिंगल जो टर्म्स है ये सारे होंगे मोनोमियल। इसके नाम से ही बहुत इजी है इसे याद करना कि अगर सिंगल टर्म होगी तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि मोनो मतलब होता है वन और नोमियल मतलब होता है टर्म, तो यानी एक टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा मोनोमियल। अब देखो इसके नेक्स्ट है बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल मतलब क्या होगा, ऐसे ही बाय मतलब होता है दो, और नोमियल मतलब मैंने बताया है टर्म। इसका मतलब जो दो टर्म्स होंगी वो पढ़ेंगे हम बायनोमियल। तो देखो इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2x² + 4, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, दो टर्म्स हो गई, तो ये हो गया बायनोमियल। एक और एग्जांपल इसका लिख लेते हैं हम। 5x² + 2x। अभी यहाँ पे भी दो टर्म हो गई, तो ये क्या हो गया, बायनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका। लेट्स से 7y + 8y²। अभी मैंने y पहले लिख दिया, y² बाद में लिखा है, लेकिन दो टर्म्स है यहाँ पे, तो भी ये क्या है, बायनोमियल है। एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब हमें पता है, ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक है, और नोमियल मतलब टर्म, यानी तीन टर्म्स। तो तीन टर्म्स वाला कुछ लिख लेते हैं हम। ठीक है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तीन टर्म्स यानी ट्राइनोमियल। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। 9x² + 4x - 10।
ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, यानी तीन टर्म्स जिस भी एक्सप्रेशन में होगी तो उसे हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। दो टर्म्स किसी एक्सप्रेशन में होगी तो उसे हम पढ़ेंगे बाइनोमियल, और एक टर्म किसी एक्सप्रेशन में होगी तो हम उसे पढ़ेंगे मोनोमियल। ठीक है, तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अब एक और चीज़ होती है कि जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, अब इसी से मैं एक्सप्लेन करूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो इस वाले एक्सप्रेशन में देख लो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है उसका मतलब? हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन, यानी उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। देखो मैंने कहा था कि इस सेम एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपका एग्जांपल लिखा हुआ था 2x² + 2x + 2। ठीक है, ये लेट से आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें मैं पूछूं कि कितने टर्म्स है तो आप कैसे बताओगे? 1, 2 और 3 टर्म्स है। अब 3 टर्म्स है तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया ट्राइनोमियल। ऐसे करके हमें माइंड में रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होगी ना उस पॉलिनोमियल की, वो ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमें ये याद रखना है कि हाईएस्ट पावर, क्या याद रखना है? ये वर्ड हमें याद रखना होगा, हाईएस्ट पावर, यानी उस पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो ही डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका x का 2 है, x² है, x1 है, यहाँ x0 है, यानी x की जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? जो सबसे ज़्यादा है वो है 2, यानी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, तो अगर इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब जो इस तरह के होते हैं ना कि जिसमें डिग्री 2 होगी, उनको भी हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ आपके पास 3x³ - 4x² + 8 - 7x। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन में मुझे बताओ, इस पॉलिनोमियल में बताओ कि डिग्री क्या होगी। तो देखो डिग्री का मतलब क्या है? क्या ध्यान रखना है हमें? हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है? x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है x की, है ना। तो यहाँ पे इस केस में जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जैसे ये वाला मैंने बताया कि अगर डिग्री 2 होगी, उस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होगी तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 होगी, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होगी तो हम उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूब से हम डिनोट करते हैं 3 को, तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे। और अगर डिग्री 2 होगी तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने डिस्कस करा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर डिग्री 1 होगी, अगर आपको दिया हो ऐसे कि 2x + 3, सपोज़ ये दिया हो, यहाँ पे डिग्री क्या है? 1, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हमें पता करनी होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री हो गई आपकी 1, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस केस में जब कि डिग्री 1 होगी तब हम कहेंगे उन पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लीनियर मतलब होता है एक। तो यानी इस तरह से आपको याद रखना है, लीनियर मतलब एक, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे कब? जब कि डिग्री 1 होगी। अगर डिग्री 2 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 होगी किसी पॉलिनोमियल की तो हम उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें हम पता करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करेंगे। देखो ये एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल को चाहे p लिखो,
पी क्यू आर एस कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप। तो आप अगर इसको मेंशन करोगे तो ये हो गया पी और साथ में वेरिएबल एक्स है तो ब्रैकेट में वेरिएबल एक्स आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए देखो, एक्स क्यूब माइनस 1 दे रखा है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, क्यू एक्स लिख लो इसको। लेट से हमने इसको लिख लिया क्यू एक्स। अब वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल है आपका वाई तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लेट से आर वाई लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आर लिखा है तो आपको आर ही लिखना है, आप इस आर की जगह पी लिख सकते हो, क्यू लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पी क्यू मैं लिख चुकी हूँ इसलिए मैं आर लिख रही हूँ। लेकिन अगर वेरिएबल आपको जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल वाई ही दिया है तो यहाँ पे वेरिएबल जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ एक्स होता तो हम एक्स लिखते, यहाँ पे वाई दिया है वेरिएबल तो हम वाई लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6 यू की पावर 5। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे u तो हम क्या लिखेंगे, लेट से हम इसको लिख रहे हैं पी यू। अब हमें देखना है कि डिग्रीज क्या है इन सारे एक्सप्रेशंस की, डिग्री इन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी। तो फर्स्ट देखो मैंने आपको क्या बताया था कि डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 तो डिग्री आपकी क्या हो गई, डिग्री हो गई आपकी 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है क्यू एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3 तो डिग्री हो गई 3, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है आपका y और हाईएस्ट पावर क्या है, ये 1 है और 3 तो 3 बड़ा होता है तो यानी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल है u। अब वेरिएबल u है तो हमें u की वैल्यू देखनी है, u की हमें पावर देखनी है, क्या है यहाँ पे 1 है 2 है और एक 5 है तो यानी हाईएस्ट क्या है इन सब में से 5 तो यानी हमारी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया 5। तो ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका। अब देखो अगर सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिखा हो, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है और मैंने पूछा है इसकी डिग्री बताओ तो क्या होगी इसकी डिग्री, इसके साथ एक x की पावर 0 वाला एग्जिस्ट करता है, मैं बता चुकी हूँ कई बार। तो 2 की पावर x की पावर 0, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यानी हाईएस्ट पावर तो क्या है 0 है क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यानी इस तरह का जो होता है ना, यानी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं हम इसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 दिया था, कोई नंबर दिया होगा ऐसे ही तो हम उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है 0। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री होगी 0, ठीक है। यानी जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री हमेशा क्या होगी, उन सब की डिग्री होगी 0। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली वो होते हैं कि कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ हो और उस एक्सप्रेशन में हम कोई एक वैल्यू पुट करें और हमारे जो पूरी एक्सप्रेशन है वो 0 बन जाए, तो हम वो कह देते हैं कि वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज आपको दिया हुआ है px x+2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, हमें वो वैल्यूज पुट करनी है कि जिससे ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए, तो हम कह देंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब यहाँ देखो मैंने लिखा है कि लेट x = 2, तो हम 2 डाल के देखते हैं एक बारी। तो ये कैसे लिखेंगे, हम x की जगह 2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और लिखेंगे कैसे यहाँ पे x+2, यानी x की जगह तो हम 2 लिख रहे हैं तो ये हो गया 2 + 2 यानी 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो 2 था वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लिख लेते हैं -2 लिख लेते हैं, लेट x = -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p-2 क्या बन जाएगा, p-2 विल बी, x की जगह आप -2 लिख दो +2, अब -2 कैंसिल आउट हो गए तो p-2 आपका आ गया 0, यानी अगर आपने x -2 रखा तो आपका आ गया एक्सप्रेशन का आंसर 0। तो हम कहेंगे कि -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द
पॉलिनॉमियल, मतलब कि हमने -2 अगर रखा तो हमारा पॉलिनॉमियल 0 हो गया, तो हम उसे कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब हम देखते हैं अगर किसी पॉलिनॉमियल की हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स से आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और कहा होगा इसकी वैल्यू निकालो एट दिस पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को देखूँ अगर मैं, तो क्यू वाई आपको दे रखा है ये एक्सप्रेशन और कहा है इसकी वैल्यू निकालनी है एट y इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें y लिखा हुआ है ना वहाँ वहाँ हम 2 लगा देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वो आ जाएगा क्या, द एक्सप्रेशन वैल्यू एट y इक्वल्स टू 2। यानी अब क्यू वाई कैसे लिखेंगे, हम Q2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि y की जगह अब हमें 2 लिखना है। तो अब देखो क्या क्या सॉल्व करना है। 3y की जगह 2 का क्यूब आ गया, माइनस 4y दिया है यानी y की जगह 2 प्लस √11। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 यानी 3 8 ज़ा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8 प्लस √11। अब इसे और सॉल्व कर लो। 3 8 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस √11। अब क्या आ जाएगा आपके पास, 24 माइनस 8 इज़ 16 प्लस √11 यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई, Q2 आपका आ गया 16 प्लस √11। दिस इज़ योर आंसर। अब हम देखते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल हम कैसे निकालेंगे। देखो अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसमें हमें निकालना है कि ज़ीरो कब हो जाएगी ये वाली एक्सप्रेशन, कि हम ऐसी x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या बताया है आपको कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब होता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें ज़ीरो कर देना है, यानी px को हमें क्या कर देना है, इसको ज़ीरो बना देना है ना। तो हम लिख सकते हैं कि px इक्वल्स टू 0 अगर हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना है तो। अब जो कि हमें px की जगह दिया हुआ था 2x प्लस 1, तो हम लिख देते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो वही आपका ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही x 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी -1/2 जो आपकी वैल्यू आ गई है -1/2 वो x की वैल्यू आ गई आपके पास। अगर हम -1/2 रखेंगे यहाँ पे x की जगह तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसे हम चेक भी कर लेते हैं। हम रख रहे हैं p -1/2, एक्सप्रेशन हमें दिया होता 2x यानी 2 -1/2 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि x की जगह हमें -1/2 लिखना है। अब प्लस 1, अब इसे सॉल्व कर लो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 बचा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और आ गया आपके पास 0। यानी ये जो आपका आंसर आया था कि x इज इक्वल टू -1/2, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से समझना है। और ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे जब, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करना। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम को एक मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हमें वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। अब रिमाइंडर थ्योरम के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको कहा है कि डिवाइड दिस बाय दिस। अब इससे घबराना नहीं है, इसे देख के कि हम इन दोनों टर्म्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम सीखते आए हैं ना कि सपोज आपको दिया है 15 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, लेट्स से ये दिया हुआ है, तो जिस तरह से हम इसे डिवाइड करते थे वैसे ही इनको करना है। ठीक है, लेट्स से ये 155 है, तो आप कैसे करोगे, 7 2 ज़ा 14 माइनस किया तो क्या आ गया 1 और ये वाला 5 नीचे उतार लिया, फिर 7 2 ज़ा 14 और रिमाइंडर में क्या हो गया 1। इस तरह से ही हमें रिमाइंडर थ्योरम में करना है, बस यहाँ नंबर्स की जगह अब एक्सप्रेशंस हो गए हैं। और देखो अगर हम इसे चेक करते थे तो क्या करते थे हम,
ये आपका है डिविडेंड, तो क्या होता था इसका रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेशंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइजर क्या है हमारे पास 7, मल्टीप्लाई बाय क्वेशंट क्या आया 22, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 1। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे हम। 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 और एक 15, 154 प्लस 1, अभी क्या हो गया 154 प्लस 1 इज़ 155, और ये डिविडेंड के इक्वल है जो कि हमें दे रखा था। तो यही बेसिकली रूल है रिमाइंडर थ्योरम का भी। रिमाइंडर थ्योरम का भी जो कंडीशन है वो सेम यही है, बस उसे नाम अलग दे दिया है क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो इस तरह के नाम दे दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम, और इसकी कुछ डेफिनेशन है, कुछ सॉल्व करने का तरीका है, वो अभी मैं इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। तो ये जो आपका रूल था ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, आपको यही ध्यान रखना है और यही बेसिकली आपका रिमाइंडर थ्योरम है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने इस वाले एग्जाम्पल पे। देखो, तो सबसे पहले जो आपको करना है ना वो क्या है, x प्लस 3x² माइनस 1 दिया हुआ है। सबसे पहले इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे हम। रीअरेंज करके कैसे लिखना है कि जो बड़ी पावर है वो सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद, इस तरह से हमें ये लिखना है। तो यहाँ पे 3x² सबसे पहले आ जाएगा, तो यानी हम px को कैसे लिखेंगे, ऑल्दो ये भी सही है लिखने का तरीका, लेकिन हमें सॉल्व करना है इसे रिमाइंडर वाले मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे 3x² प्लस x माइनस 1, ऐसे ही इसे लिखेंगे। 1 प्लस x है तो हम क्या लिखेंगे इसे, पहले जिसकी पावर बड़ी है वो, यानी x की पावर 1 ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यानी x की पावर 0 है, तो x की पावर 1 है तो लिखेंगे x प्लस 1। अब इन दोनों को हमें कंसीडर करना है, हमें डिवाइड करना है px बाय dx। तो कैसे करेंगे, gx बाहर आ जाएगा और px वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी। px की वैल्यू क्या है 3x² प्लस x माइनस 1, और gx क्या दिया हुआ है हमें, gx दिया हुआ है हमें x प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लो, एक टर्म को एक साथ लेंगे, x को 3x से डिवाइड करेंगे, 3x² डिवाइडेड बाय x, यानी क्या होगा ये 3 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय x से x कट गया। तो जब इस वाली टर्म को इससे डिवाइड किया तो आपके पास आया 3x, तो यहाँ क्या आ गया 3x²। अभी यहाँ पे प्लस 1 बचा है, उसको तो अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया था, तो किस तरह यूज़ करना है, प्लस 1 को इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 3x इज प्लस 3x। अभी ये सारे साइन क्या है, प्लस है, माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का कैंसिल हो गया। अभी क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी 3x में से 3x में से 1x गया तो कितना आया 2x आया, और साइन किसका आएगा, 3 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो यानी साइन आ जाएगा नेगेटिव का। ऐसे ही हम इसे नीचे उतार लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल डिवीजन में करते थे। तो ये आ गया यहाँ पे -1। अब यहाँ पे 2 टर्म हो गई, तो फिर से हम इस वाली पहली टर्म को अपनी इधर वाली पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे है -2x अपॉन में x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, बच गया ऊपर -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2x, है ना। अभी +1 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब देखो दोनों नेगेटिव टर्म है तो क्या हो जाएंगे, एक ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब एक प्लस था एक माइनस था, कैंसिल आउट हो गया। अभी प्लस माइनस माइनस, यानी 2 और 1 को क्या करना है, हमें माइनस करना है। 2 में से 1 गया तो बच गया 1, साइन आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 2 के आगे पॉजिटिव का साइन है और वो बड़ा है। तो आपके पास क्या बचा, बेसिकली आपके पास ये आ गया आपका डिवाइज़र जो कि दिया हुआ था, ये हो गया आपके पास क्वेशंट,
और ये हो गया आपके पास रिमाइंडर। तो अब हम ये चेक करके देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आया है, जो रिमाइंडर बचा है, बेसिकली ये जो डिवाइड हमने करा है वो सही है या नहीं। अब हम चेक कैसे करेंगे, उसी वाले पुराने मेथड से कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो क्या है वो फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब रख देते हैं, इसी फॉर्म में रख देते हैं हम सबको। यहाँ पे डिवाइज़र अपने पास क्या है, डिवाइज़र है x प्लस 1, उसके बाद क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो रख दो और इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करो इसे, x प्लस 1 ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कैसे लिखेंगे ब्रेक करके, x को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन बच गया प्लस 1। अभी प्लस 1 को भी इस पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला प्लस 1 फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अब सॉल्व करो, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3x स्क्वायर, माइनस x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x। तो लिख देते हैं माइनस 2x, प्लस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते वो चेंज नहीं होता, वही नंबर खुद आ जाता है। अगर माइनस होता तो सारे साइड्स उलट जाते, यानी प्लस का माइनस होता और माइनस का प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो साइंस भी अंदर वाले ब्रैकेट के चेंज नहीं होंगे। तो सीधा सीधा इससे लिख देते हैं 1 इंटू 3x इज़ 3x, माइनस 2 इंटू 1 इज़ माइनस 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करो, क्या आया हमारे पास 3x स्क्वायर, x वाले साथ में कर लो, माइनस 2x एंड प्लस 3x। तो क्या आ जाएगा 3x में से 2x माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा x आएगा, और पॉजिटिव का आएगा, क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है। तो ये हो गया प्लस x। अभी माइनस 2 में से प्लस 1 किया तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1। अब क्या हमारे पास ये डिविडेंड वाली टर्म ही आई है, हमको टर्म दी थी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो ये तो हमारे पास डिविडेंड वाली टर्म ही आ गई। इसका ये मतलब है कि जो हमने डिवाइड करा है जिस मेथड से वो बिल्कुल ठीक किया है। तो यही थी बेसिकली आपकी रिमाइंडर थ्योरम। देखो, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए ना कि फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग दीज टू, और इस तरह से आपको दिया हुआ और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीक्यू में आए, तो एमसीक्यू आया तो या तो एक नंबर का ही क्वेश्चन होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो इतना लेंदी प्रोसेस जो कि डिवाइड करके मैंने बताया वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो उसकी एक मैं ट्रिक बताती हूँ क्या करना होगा कि देखो, डिवाइड px बाई gx करना है ना, तो जिससे डिवाइड करना है यानी जो डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र आपका क्या है x प्लस 1, आप इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। अब x की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, x की क्या वैल्यू आई यहाँ पे माइनस 1। अब आपको निकालना क्या था, हमें निकालना था रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो, रिमाइंडर के लिए क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया 3 प्लस का हो गया माइनस 1 माइनस 1। अब ये क्या हो गया 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया, आपके पास रिमाइंडर आया 1। तो आपको वो वाला प्रोसीजर अपनाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा उसको डिवाइड करोगे, दोनों एक्सप्रेशंस को रखोगे फिर उन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करोगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है या फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करने का एक ये बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छी वाला मेथड है कि आपको क्या करना है, x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल रख दो। x प्लस 1 ही नहीं, यहाँ पे जो भी डिवाइज़र आपको दिया होगा उसको आप 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो। फिर उस x की वैल्यू को आप अपने डिविडेंड वाले उसमें एक्सप्रेशन में पुट कर दो, और जो भी आपके पास बचेगा वो आपका होगा रिमाइंडर। बल दिया हुआ है आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें कहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग
px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें आपको दिया है कि रिमाइंडर आपको निकालना है और इन दोनों को डिवाइड करके। तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से देख लेते हैं कि हम इनको कैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रिकी मेथड है, जो हमारा बहुत सिंपल सा मेथड है कि अगर रिमाइंडर निकालना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर MCQ यानी एक नंबर के क्वेश्चन में आए तो हम किस तरह से करेंगे, हम दोनों मेथड्स यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड देख लेते हैं। तो हमें बेसिकली डिवाइड किसको करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। तो इसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करना है यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया एक्स क्यूब। अब सॉल्व करो इसे, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनके साइंस क्या हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। अभी क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब +1 और एक्स स्क्वायर है देखो, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम सिंपल कैसे इसको उतार लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और +1 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये वाली टर्म को हमें इस फर्स्ट टर्म को x से डिवाइड करना है। तो अब हमें क्या करना है, एक माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना है। तो एक x से एक x कट गया यानी बचा हमारे पास माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब +1 इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, है ना। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अभी +1 और प्लस एक्स है, ये दोनों तो आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो एज इट इज़ उतार लेंगे x प्लस 1, ठीक है। अभी देखो, अब हमारे पास टर्म है x। अभी x को x की इधर वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया यानी हमारे पास आ गया +1। तो ये क्या हो गया, x। अभी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, +1 ही आएगा। अभी प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। आपको क्या निकालना था, फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग दीज टू टर्म्स। तो हमने जब इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखा तो हमारे पास क्या आया, हमने देखा कि रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अब मैंने आपको बताया कि इसका एक और मेथड है जो कि पहले वाले एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर चुके, तो उस मेथड से भी हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। देखो, अब हम निकालेंगे एक बहुत ही सिंपल वाले मेथड से इसका रिमाइंडर। तो हमें क्या देखना है, किससे हमें डिवाइड करना है, यानी हम डिवाइज़र देखेंगे। डिवाइज़र हमारे पास क्या है, x प्लस 1। हम क्या करते हैं, इसे 0 के इक्वल रख देते हैं, है ना, क्योंकि 0 ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, 0 ऑफ x प्लस 1 हमें तभी पता लगेगा जब हम x प्लस 1 को 0 पुट कर देंगे। अभी निकाल लो, x इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब जो आपको px दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 1, इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम x की, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ -1 हम रख देंगे। तो ये -1 का क्यूब हो गया +1, ये क्या हो गया, -1 का क्यूब मतलब -1। तो -1 +1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच गया 0 जो कि हमारा रिमाइंडर है। देखो, अगर सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको रिमाइंडर निकालने के लिए क्या है, तो आप क्या करोगे, इस वाले मेथड से ही आप उसको सॉल्व करोगे। रिमाइंडर क्या आया, 0। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा तो रिमाइंडर क्या आया था, 0। अगर ये एक MCQ क्वेश्चन है या फिर अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको कैसे करना है, इस वाले मेथड से ही करना है। तब आपको लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड नहीं अपनाना। लेकिन अगर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है तो आपको इस पूरे मेथड से रिमाइंडर निकाल के दिखाना होगा, ठीक है।